आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने जो इंडियन ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में नहीं किया था। पिछली क्लास में हमारा रह गया था कि अभी हम जो है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में डिस्कस करना बाकी था, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो है प्रायद्वीपीय भारत में मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं किए थे। हम लोग जो है हिमालय नदियों के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये हमने हिमालयी नदियों के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। मैं आपको जो है बता देता हूँ कि हम लोग जो है हिमालयी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिए थे, कौन कौन सी। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे और फिर से जो है आगे बढ़ेंगे और सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हिमालय नदियों में हमने जो है जो हिमालयी नदियाँ थी उनमें हम लोग जो है किस में डिस्कस किए थे। गंगा की नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी प्रमुख नदियाँ हो गई वो, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र, और सबसे प्रमुख जो नदी है सिंधु और उसकी सहायक नदी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग बच्चे क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसा कि मैंने पता है नाम चलता है प्रायद्वीपीय भारत। अगर हम लोग इसके प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब होता है ये ऐसे करके तीनों ओर से जल से घिरा रहता है क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो और चौथी ओर से मतलब चौथी तरफ से स्थलबद्ध हो, मतलब उधर से जल नहीं होगा। अगर चारों तरफ से जल हो जाएगा तो आइलैंड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता होगा, ये आप सारी चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ कि इंडिया को जब हम लोग मैप में बनाते हैं तो ये करके यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गई, ये इंडियन ओशियन हो गया। तो तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसे प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, ये चारों तरफ से वाटर वाटर ही है, क्या है, वाटर इधर से भी है और ये वाटर इधर से भी है, ठीक है। अगर वाटर चारों तरफ से रहेगा बच्चे तो वो क्या कहलाएगा? बच्चे? वहाँ पे कहलाएगा जाके वो कि ये आइलैंड हो जाता है। क्या हो जाएगा? आइलैंड हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर चारों तरफ से वो वाटर से घिरा हुआ है तो वो आइलैंड कहलाता है, ठीक। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से कह दूँ चारों तरफ से, अगर मान लीजिए सिर्फ केवल वाटर से घिरा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? आइलैंड कहलाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है हम लोग बताते कुछ और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसको दिमाग में आपको रखना है कि चारों ओर से अगर वाटर से है तो ये, अगर तीन ओर से घिरा हुआ है ऐसे करके तीन ओर से वाटर से है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो पेनिनसुलर हो जाएगा। ये बात को आपको दिमाग में रखना है। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आप जान चुके हैं, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को जो है हम लोग बेहतरीन ढंग से डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना है, तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। समझिए बात को कि लोग क्या सोचते हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप मत सोचिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने भाग्य को कैसा लिखना चाहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें निश्चित करना है। तुम हो जो निश्चित करोगे कि तुम्हारा भाग्य ब्राइट होगा कि डार्क होगा, ठीक है ना। ब्राइट लाइट होगा कि डार्क लाइट होगा, ठीक। पेसिमिस्ट बनना है कि ऑप्टिमिस्ट बनना है, तो डिपेंड करना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें निश्चित करना है कि तुम्हें निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। मतलब समझ रहे हो ना बात को? लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं तुम किसानी करो तो तुम उनके हिसाब से चलोगे कि अपने हिसाब से चलोगे, डिपेंड करना है इसे आपको, याद रखिएगा। दूसरे के कहने पर कतई मत जाइए, अपनी बात को ध्यान में रखिएगा और अपने आप से पढ़ाई करिएगा, अपने आप से कुछ करिएगा। दूसरों के कहने पर, दूसरों की बातों पर कतई ध्यान नहीं दीजिए। दूसरे बस कहते हैं, करते कुछ नहीं। कहने के लिए उनको दिन भर पड़ा हुआ है, बाकी वो और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जो है आज की मोटिवेशन थॉट को जो बताना चाहता था, जो आज का पर्पज़ था, आज जो मोटिवेशन ऑफ द डे था, जो आज हम लोग
जिस थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले थे, यही थॉट है कि अपने दिमाग में जो है अपने आप से सोचिए हमें क्या करना है। दूसरों की बातें मत सोचिए, दूसरे तो बहुत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, हर प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन करना आपको अपने मन का है जो आपसे हो सके, ठीक है ना। दूसरे की बातों पर कतई ध्यान मत दीजिए, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो बिना किसी देरी की आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने रिकॉल कर मतलब पीछे आपको बता दिया रिकॉल करके कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले ये हम लोग बता चुके थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, तीनों चीज़ मैं आपको बता दी है मैंने, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो मैं बता दूं आपको पहले, भारत का प्राचीनतम तंत्र है क्या है, ये जो प्रायद्वीपीय तंत्र है भारत का प्राचीनतम तंत्र है, ठीक है ना। इस बात को आपको दिमाग में रखना बच्चे कि भारत का सबसे प्राचीनतम तंत्र है ये, ठीक है। इंडियाज ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। इसे प्रमुख क्या आते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इसमें जो नदियाँ गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, सबसे प्राचीनतम रिवर सिस्टम है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी पर गिरेंगी, अरब सागर और गंगा द्रोणी, गंगा बेसिन पर। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत ये आपको दिख रही है ऐसे त्रिकोण के आकार का, इसमें से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कुछ नदियाँ कहाँ जाएंगी, अरेबियन सी में जाएंगी, कुछ नदियाँ ऊपर की ओर गंगा की द्रोणी में मिल जाती हैं। मतलब जो गंगा नदी है इसकी द्रोणी में कुछ नदियाँ मिल जाती हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो कौन कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही, तीन नदियाँ, चार नदियाँ, मुख्यतः चार नदियाँ हैं, ठीक है ना। मैं इनकी एक आपको ट्रिक बता देता हूँ बच्चे। क्या होता है ना कि कई बार होता है कि आपको समानता, एक शब्द आता है समानता, समानता, ठीक, याद रखिएगा बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ आपको समानता, समानता। ये एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। समानता, ऐसे करके आप एक ट्रिक बना लीजिएगा समानता करके, तो शासक क्या हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, माही हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। याद रखिए, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती लिखा हुआ, माही नहीं लिखा हुआ, माही भी यही बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है कच्छ के रण में, ठीक है ना। ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है ये माही नदी, इस बात को दिमाग में रखना। बंगाल की खाड़ी वाली नदी मैंने बता दी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मुख्यतः ये नदियाँ, अन्य नदियाँ भी हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस आगे क्लास में करेंगे, लेकिन मुख्यतः ये नदियाँ रहती हैं। जो गंगा की द्रोणी में, गंगा की बेसिन में मिल जाती उन नदियों में है चंबल, केन, सोन, बेतवा, ठीक है। मुख्यतः 4 नदियां हैं जो वहाँ के उसके बेसिन में मिल जाती, कहाँ मिल जाती हैं बच्चे, उसके बेसिन में मिल जाती हैं जाके, चंबल, केन, सोन, बेतवा, चंबल, केन, सोन, बेतवा, ये 4 नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदियाँ ये मौसमी नदियाँ होती हैं, एक्सेप्ट कावेरी। कावेरी 12मासी नदी है, मैं इसको बताऊंगा क्यों कावेरी 12मासी नदी, ये मैं आपको डिस्कस करके अभी जो है बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा है, यही नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा, मतलब यही, मतलब जो मुख्यतः नदियाँ बताओ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सारी नदियाँ क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा हैं, इन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। केवल कावेरी नदी को छोड़कर, कावेरी नदी क्या है, ये 12मासी नदी है। मौसमी नदी मतलब ये जब बारिश होगी, अगर वहाँ पे बारिश होगी तो नदी में पानी रहेगा, अदरवाइज वो पानी नहीं रहेगा, इसीलिए इनमें सूखा ज़्यादा आता है, इसीलिए वहाँ पे कहते हैं कि पानी बारिश होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। और ये वहाँ की जीवन रेखा भी है, अगर ये नदियाँ नहीं होंगी तो वहाँ पे पानी समुद्र से थोड़ी पिएंगे ना, नदियों का पानी ही स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम डिस्कस करते हैं, मैप आप देख ही चुके होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रायद्वीपीय नदियों की महत्व इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या महत्व है, इनके क्या विशेषताएं हैं। तो मैं बताऊंगा आपको बच्चों की प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं अत्यधिक प्राचीन है, जो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, मतलब अपने बेसमेंट को प्राप्त कर चुकी है। जैसे मान लीजिए एक नदी है, अब मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अब नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे करके ये, तो अपने ये बेसमेंट को प्रवाहित होते हुए बेसमेंट को यहाँ पे प्राप्त कर चुकी है, ये इसका बेसमेंट है, क्या है ये, बेसमेंट है, इस बेसमेंट को ये प्राप्त कर चुकी है, ठीक। इस बात को दिमाग में आपको रखना है कि अपने बेसमेंट को प्राप्त कर चुकी है, ठीक। आगे मैं बात बताऊंगा आपको इसका ढाल कैसा है, किधर किसका क्या ढाल है, इस बात को भी आपको मैं जो 1 बाय 1 बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके ढाल की बात करूँगा बच्चे, अगर इसके मैं विंध्याचल जो पर्वत मैंने बताया है कि जब मैं एक मिनट, जब मैं जैसे मान लीजिए ऐसे करके मैप बनाता हूँ, ये ऐसे करके मैंने मैप बनाया, तो ये विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है ना, ये ऊपर वाला विंध्याचल हो गया, विंध्याचल हो गया, विंध्याचल, ठीक, विंध्याचल श्रेणी हो गया, नीचे वाला सतपुड़ा श्रेणी हो गया, सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा श्रेणी हो गया, इस बात को दिमाग में रखना बच्चे।
ये 3 श्रेणियाँ 2 श्रेणियाँ हम मुख्यतः याद रखिएगा, ठीक है ना, विंध्याचल सतपुड़ा। तो जब मैं बात करूँगा विंध्याचल उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखिएगा। जब ये उत्तर है, उत्तर से हम लोग जब दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे करके, ठीक, याद रखिएगा ये उत्तर दक्षिण। मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। 1 मिनट बच्चे थोड़ा सा, हाँ मैं बता रहा था नॉर्थ साउथ, और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक, ये याद रखिएगा आपको। तो मैं बता रहा था बच्चे कि विंध्याचल के उत्तर में दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है ना, विंध्याचल में जब उत्तर में आप जाएंगे दक्षिण से उत्तर की ओर, तो चंबल सोन नदियाँ क्या कहती हैं, उनका ढाल चंबल सोन नदियाँ, ठीक है ना, ये ढाल इधर की है, ठीक है, उत्तर में दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक, ये बात याद रखिएगा कि जब मैं उत्तर में जाऊँगा, तो उत्तर में यहाँ पे मैं गया तो इसका ढाल कैसे रहेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा, ठीक है ना, दक्षिण से मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे उठा हल्का रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, तभी तो चंबल सोन नदियाँ ऊपर की ओर बहती हैं, गंगा के बीच में जाती हैं। तो इसका ढाल कैसे रहेगा, उत्तर में इसका ढाल कहाँ रहेगा बच्चे, उत्तर में इसका ढाल रहेगा, 1 मिनट, उत्तर में इसका ढाल कहाँ से रहेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा, ऐसे करके, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगा, ठीक, इस बात को दिमाग में रखना, ऐसे करके ढाल रहेगा इसका। कब, उत्तर में, विंध्याचल के उत्तर में, तभी सोन बेतवा नदियाँ जो है गंगा की बेसिन में जाती हैं, क्योंकि ढाल जिधर होगा, मान लीजिए ढाल इधर है, तभी तो नदियाँ इधर की ओर बहेंगी, ऐसे करके। तो याद रखिएगा इनका जो बहाव रहता है उत्तर की ओर, इसलिए क्योंकि इनका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, कहाँ पर, विंध्याचल के उत्तर में, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि उत्तर में दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे चंबल सोन बेतवा नदियाँ गंगा के बेसिन में जाती हैं। भ्रंश घाटी, अगर जो भ्रंश घाटी, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भ्रंश घाटी बनी हुई है, ये भ्रंश घाटी है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, भ्रंश घाटी है, ये क्या है, भ्रंश घाटी। मैंने आपको बताया था भ्रंश घाटी क्या होती है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, और इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको भ्रंश घाटी के बारे में बता दिया था। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगी, ये भ्रंश घाटी कहलाएगी, ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना है। आगे मैं बताता हूँ आपको कि भ्रंश घाटी के पूर्व से पश्चिम क्यों नर्मदा नदी, यहाँ पे ये 1 मिनट, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसकी, जब मैं बात करूँगा भ्रंश घाटी में, तो भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पूर्व, यहाँ पे मैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर साइड से पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम में नर्मदा नदी बहती नहीं बहती है। भ्रंश घाटी में जो ढाल है कहाँ से है, पश्चिम, मतलब ये पूर्व है, ये पूर्व लिखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे करके ढाल है, तभी नदियाँ इधर की ओर बहती हैं। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे, जो बताना चाहता हूँ, भ्रंश घाटी में जो पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है। सतपुड़ा, जब सतपुड़ा रेंज में आएंगे आप, ठीक है, बिना सतपुड़ा के दक्षिण में जब आएंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ढाल का आपको इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे हम लोग जो है सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, जब यहाँ पे हम लोग बच्चे जब यहाँ पे हम लोग, फिर से एक बार मैप बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। जब हम लोग ऐसे मैप बना देंगे ऐसे करके, ठीक, ये आप जैसे मैप बना दी मैंने, तो यहाँ पे बिंद हो गया, सतपुड़ा हो गया, इसमें बीच में क्या हो गया, भ्रंश घाटी हो गई, ये बीच में क्या हो गई, भ्रंश घाटी हो गई, ये भ्रंश, तो ये भ्रंश घाटी हो गई, भ्रंश। तो ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा में जो है, सतपुड़ा के दक्षिण में, ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में, सॉरी नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, सतपुड़ा के दक्षिण में जो इसका ढाल हो जाता है वो कहाँ से जाता है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की हो जाता है। सतपुड़ा के दक्षिण में जो ढाल हो जाएगा, दक्षिण में जो ढाल हो जाएगा, ये दक्षिण में जो ढाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके ढाल हो जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है ये। और जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, भ्रंश घाटी की बात करेंगे, तो भ्रंश घाटी में जो ढाल हो जाता है इसका, तो भ्रंश घाटी में जब ढाल हो जाएगा इसका, तो भ्रंश घाटी में ढाल ऐसे हो जाता है, ये ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, याद रखिएगा। ऐसे करके आपको थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर रखनी है, थोड़ा दिमाग में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप जो है चीज़ों को कर नहीं पाएंगे चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में बता देता हूँ आपको, जब मैं बात कर देता हूँ 3 भागों में, अगर इसके ढाल को डिवाइड करूँ, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है ना। अगर मैं गंगा बेसिन की जो नदियाँ हैं उनकी बात करते हूँ, या मैं विंध्य की बात करता हूँ, विंध्य, अगर मैं विंध्य की बात करूंगा, तो विंध्य के उत्तर में जो इसका ढाल रहेगा, विंध्य के उत्तर में जो ढाल रहेगा, उत्तर में
उत्तर में जब बात करेंगे ढाल की, तो उत्तर में जब ढाल की बात करेंगे बच्चे, तो इसका ढाल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसका ढाल क्या दक्षिण से उत्तर में, बिंद के उत्तर में ढाल जो इसका रहेगा दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। ठीक, जब मैं बिंद के बाद आगे बढ़ेंगे तो भ्रंश मिलेगा, तो भ्रंश घाटी में जब आएंगे, जब भ्रंश घाटी में आ जाएंगे बच्चे, जब भ्रंश घाटी में आ जाएंगे, तो भ्रंश घाटी में जब ढाल हो जाएगा, भ्रंश घाटी में ढाल जो हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग जो सतपुड़ा के पास आएंगे, सतपुड़ा में आ जाएंगे, सतपुड़ा रेंज में आ जाएंगे, सतपुड़ा रेंज में क्या आ जाएंगे, जब जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा बच्चे कि यहाँ पे जो ढाल हो जाएगा, ढाल जहाँ पे स्लोप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि जितनी भी नदियाँ यहाँ पे आप नर्मदा ताप्ती नदियों की बात करेंगे, समानता के अंतर्गत जो नदियाँ आएंगी, समानता तो समानता के अंतर्गत नदियाँ आएंगी, ये नदियाँ सारी क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से फिर बता देता हूँ, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जब इसकी बात करेंगे आके यहाँ पे आ जाएंगे, जब हम लोग ढाल में सतपुड़ा के पास आ जाएंगे, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारी नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं, सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट प्रवाहित होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ऐसे करके प्रवाहित होती हैं। इधर साइड में प्रवाहित होते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कहाँ पे, BOB में गिरती हैं, आगे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना, जब इधर की ओर प्रवाहित होती है तो अरेबियन सी में गिरती हैं जाके, याद रखिएगा। जब इधर की ओर, जब मैं बात करूँगा ऊपर, जब मैं यहाँ पे बात करूँ बिंद में, जब ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो ये नदियाँ कहाँ पे जाएंगी, गंगा बेसिन में जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी, गंगा बेसिन में जाएंगी, गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में जाएंगी। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियरली समझ में आ गई होंगी मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये 1 बाई 1 सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, सारा चीज़ समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्या डाउट है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे कॉलम में बंद कर रहा था, लेकिन हटाओ, उसको नहीं कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है चीज़ें बताने का आपको प्रयास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता चुका हूँ, ये नदियाँ एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती थी। मतलब इनमें से कुछ नदियाँ जो एस्चुरी बनाती हैं और कुछ नदियाँ जो है इसका डेल्टा बनाती हैं। ठीक है ना, एस्चुरी आपको दिमाग में आ रहा होगा, डेल्टा एस्चुरी क्या होता है मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा, या मैं आपको आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, इस बात को घबराना नहीं कि एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होती है। या इतना बता दो कि नर्मदा ताप्ती नदियाँ जो हैं ये एस्चुरी बनाती है, बाकी सारी ये नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये नदियाँ एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के अलावा अन्य नदियों का ढाल प्रवणता मंद है। नर्मदा ताप्ती के अलावा अन्य जो नदियां हैं जो ईस्ट की ओर वेस्ट की ओर गिर रही हैं, उनमें जो ढाल की जो स्लोप है वो मंद है, क्या है, स्लो है। ठीक है ना, इसमें जो है नर्मदा ताप्ती का जो स्लोप ग्रेडियंट है वो क्या है, थोड़ा सा कम है, अन्य इन नदियों मतलब नर्मदा ताप्ती की अपेक्षा कम है। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बताता हूँ। ये आप देख सकते होंगे कि नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये नदियाँ हो गई जो यहाँ पे अन्य नदियाँ भी हैं, सतरंजी और भादर नदियाँ भी हैं। ठीक है ना, ये बात को दिमाग में आपको रखना है। आगे यहाँ पे मांडवी नदी है, जावरी नदी है, शरावती है, गंगोली है, पेरियार है, भरत पूजा है, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन्हीं नदियों का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं कि मान लीजिए अब मैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती नदियाँ उनकी बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उनमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो उनमें आता है नाम, जैसे मान लीजिए दामोदर नदी है। ठीक है ना, 1 मिनट मैं थोड़ा आपको कर देता हूँ। दामोदर नदी, इधर हुगली नदी हो गई, इधर इधर आपको हुगली नदी मिल जाती है। ठीक है ना, इधर पे आपको बैतरणी नदी मिलेगी, ब्राह्मणी नदी मिलेगी, महानदी मिलेगी, गोदावरी मिलेगी, कृष्णा मिलेगी, पेन्नार मिलेगी, कावेरी मिलेगी, बैगई मिलेगी, ताम्रपर्णी मिलेगी। ये नदियाँ जो है मुख्यतः कहाँ पे आती हैं, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदियाँ। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। कई अब मान लीजिए तुमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता कौन सी नदी कहाँ से पहले स्टार्ट होगी, सबसे पहले नदी के भी क्रम में लगाने का आता है, कौन सी नदियों का क्रम बताइए। उत्तर से या नॉर्थ से साउथ की ओर अगर क्रम पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आ गया, तो कैसे बच्चे करोगे, कैसे याद करोगे, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारी नदी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जहाँ से मान लीजिए मैं ऐसे मैप बनाऊंगा, तो ऐसे करके यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होगा ये वेस्ट बंगाल होगा कि नहीं होगा। जब वेस्ट बंगाल का नाम आता है तो हुगली का नाम आ जाता है, हुगली नदी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। इतना कॉमन सेंस आपको पता होगा। अगर आपको पता है हुगली नदी वेस्ट बंगाल में है, तो
हुगली में हमारे दामाद जी रहते। मान लीजिए इससे थोड़ा सा ट्रिक याद करिए कि एक हुगली है, हुगली में राहुल रेखा के दामाद रहते हैं। रेखा एक औरत है, रेखा की मतलब बिटिया की शादी हुई, तो रेखा की बिटिया का नाम वैतरणी था, ठीक है ना। तो हुगली में दामाद रहते हैं रेखा बिटिया के, मतलब रेखा एक लड़की है जिसके दामाद रहते हैं, मतलब दामाद से दामोदर नदी होगी। इस बात को दिमाग में थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक अभी बनाई, मैंने जो है ट्रिक से थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा आसानी से याद हो जाता है। हुगली में, याद रखिए, हुगली में रेखा बिटिया के दामाद रहते हैं, रेखा बिटिया, रेखा के दामाद रहते हैं, रेखा बिटिया नहीं, रेखा के दामाद रहते हैं, जो कि उनकी बिटिया का नाम बैतरणी था, बिटिया के बैतरणी, ठीक है ना, या बैतरणी कह दो, या उसका नाम तरणी था, तरणी नदी का नाम होता है, तो लड़की का नाम ऐसे हो जाता है तरणी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एक पूजा करवाई, ठीक है, उन्होंने क्या करवाई, उनके लड़के नहीं हो रहे थे तो उन्होंने एक पूजा करवाई, ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, महान लोगों को दान दिया, ठीक है ना, ब्राह्मणों को दान दिया, ठीक है, महानदी में स्नान किया, याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को दान दिया, महानदी में स्नान किया, और अंत में उन्होंने गोद ले लिया, उन्होंने अंत में कृष्णा नाम के लड़के को गोद ले लिया, गोद ले लिया कृष्णा नाम के लड़के को, याद रखिएगा, कृष्णा नाम के लड़के को गोद ले लिया। इस बार ऐसे करके थोड़ा सा याद करिए, कृष्णा नाम के लड़के को गोद ले लिया, ठीक है ना। वो पे पे करके रोने लगा, रोता नहीं पेन्नार, पेन्नार से पे पे करके रोने लगा। तभी कावेरी बगल में रहती थी, मोहल्ले में कावेरी रहती थी, उसने कहा ये रो रही है, ये रो रहा है कृष्णा। तो ऐसे करके आप कृष्णा, कावेरी बगल में रहती थी, जो उसको रोने की आवाज़ सुना तो वो पहुंची, कहती है कि इसको तांबे का थोड़ा सा कुछ तांबे का एक छोटा सा, जो कभी हम लोग देखे नहीं कि वो बच्चे को जो है गले में थोड़ा सा एक हाय चांद से करके आता है, पहना दिया जाता है बच्चे को, तो आप समझिएगा कि गांव घर में ऐसे लोग पहना, यहाँ पे भी लोग पहनाते हैं, सोने का हाय चांद ऐसे पहनाते हैं, तो उसको ताम्र का एक कुछ पहना दिया गया, मतलब किससे नज़र न लगे, इसको रोए नहीं। तो यहाँ पे ऐसे करके आप टिक करके याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको अभी अचानक से सडनली आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप ऐसे याद करिए कि हुगली में रेखा के दामाद रहते हैं, हुगली में हुगली नदी हो गई, ठीक है ना, हुगली नदी, दामोदर नदी, रेखा के दामाद रहते हैं, रेखा स्वर्ण रेखा नदी दामाद रहते हैं, जो कि वैतरणी की शादी हुई थी, वैतरणी, ठीक है ना, उनके लड़के नहीं हो रहे थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, महानदी में स्नान किया, तो बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, और जो है ब्राह्मणों को दान दिया और महानदी में स्नान किया। फिर जाकर क्या हुआ, जब बैतरणी स्नान कर लिया, एक दो बार देख लीजिएगा, तो उन्होंने फिर अंत में गोद ले लिया, कृष्णा को गोद ले लिया, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा गोदावरी तो ऊपर कृष्णा रहे, कृष्णा नीचे रहेगी गोदावरी, ठीक है ना, तो गोदावरी गोदावरी गोद ले लिया कृष्णा को। वो रोने लगा, पे पे करके रोने, पेन्नार नदी, तो कावेरी बगल में जो रहती थी, पे पे रोआ, तो कावेरी बगल में आ गई, और उसको जो है चुप कराने के लिए उसने कहा कि उस तांबे का इसको जो कुछ पहना दो, ताम्रपर्णी लास्ट में, ठीक है ना, वैगई को आप याद कर ले, कावेरी वैगई तांबे, ठीक है ना। वैसे ही उसने कहा कि कावेरी ने कहा कि इसको नज़र न लगे, वैसे ही इसे ताम्र का कुछ पहना दो, तांबे का कुछ पहना दो, वैसे ही। तो ऐसे करके आप ट्रिक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इस प्रकार क्रम पूछने का तरीका कई बार पूछ लेता है, तो बताना पड़ता है बच्चे, इसलिए मैंने थोड़ा फनी टाइप का कुछ मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको इसको थोड़ा सा पर्सनली लेना है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं इसके बारे में, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये बंगाली खाड़ी या पूर्व की ओर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, सुवर्ण रेखा, या ठीक है ना, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, पुम्बा, पेरियार, मांडवी, भरत पूजा, याद रखिएगा, मांडवी, भरत पूजा बहुत नाम आता था, पेरियार, ठीक है ना, याद रखिएगा। गंगा द्रोणी में कौन कौन सी नदी मिल जाती हैं, चंबल, केन, बेतवा, सोन, बनास, पार्वती, ठीक है ना, पार्वती नदी है, चंबल, केन, बेतवा, सोन, बनास, पार्वती, ये नदियाँ हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग पे ऐसे करके दिमाग में पिक्चर रखनी है, ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर पश्चिम की ओर गिरती, कौन पूर्व की ओर, कौन गंगा द्रोणी गंगा बेसिन में जाती है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों में हम बात करते हैं, तो सबसे पहली नदी का नाम आता है महानदी का नाम आता है, सबसे पहली नदी का नाम आता है महानदी का नाम आता है, याद रखिएगा बच्चे कि महानदी का नाम इसलिए बहुत जाना जाता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा, विश्व का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम बना हुआ, जो कि 26 किलोमीटर लंबाई का है। आगे में जो है इसमें डिस्कस करेंगे, सबसे लंबा डैम बना हुआ, ठीक है। इसका उद्गम सिंघवा की पहाड़ी से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में, सिंघवा की पहाड़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर है, वहाँ पर सिंघवा की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना क्या है, 851 किलोमीटर बहते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में, याद रखिए डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 851 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ बाएं और दाईं ओर देख लेते हैं, बाईं ओर दाएं ओर देखेंगे तो इसकी शिवनाथ, हंसदेव, मंड, इव, ठीक है, जोंक, ओंग, तेल, ये मुख्यतः नदियाँ
पूछी जाती है तो याद रखिए जोंक ओंग तेल, ठीक है ना। जोंक लगाया तो जोंक चिपक गया, छूट नहीं रहा था, तो आवाज़ ओं की आवाज़ आई तो उसने तेल लगा लिया, तेल लगा के चिकनाई से वो छूट गया। ऐसे करके आप याद कर लिए जोंक होता नहीं, जोंक जो चिपक जाता है पानी में रहता है तो वो, तो आवाज़, तो जोंक ओंक तेल, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। परियोजनाएं अगर बात करेंगे, जैसे परियोजना क्या है, नराज एक परियोजना जो कि उड़ीसा में है, इसी नदी पर बनी हुई नराज, नाराज हो गए भैया, उड़ गए यहाँ से, नाराज हो गए, ऐसे ठीक है रखिएगा नराज। और टिकरपारा उड़ीसा में ही, हीराकुंड भारत सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है, उड़ीसा में ही है, जो कि 26 किलोमीटर का है, ठीक है याद रखिएगा। संबलपुर में है, कहाँ पे, संबलपुर में है, ठीक है ना, क्योंकि महानदी जब निकलती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक संबलपुर ऊपर वाला भाग संबलपुर, नीचे वाला कटक, कटक वाला भाग जब जाता है तो आगे जाके जो है ये बंगाल में गिर जाता है, ठीक है ना। और जो संबल वाला भाग रहता है इसी में हीराकुंड डैम बना दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा डैम है, याद रखिएगा। अगर मैं डैम की बात करूँगा, इस डैम में दो भाग होते हैं, ठीक है ना। पहला वाला भाग, ठीक है, नेहरू मीनार से लेके, इसकी जो लंबाई है 26 किलोमीटर की, तो ऐसे नहीं है, नेहरू मीनार से लेके गांधी मीनार तक, ठीक है, गांधी मीनार तक याद रखिएगा, गांधी मीनार, गांधी मीनार तक याद रखिए। तो नेहरू मीनार से लेके इसकी जो लंबाई है, गांधी मीनार तक इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, इसकी लंबाई याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। शहर रायपुर, कटकपुरी, संबलपुर का नाम आता है, तो संबलपुर इसके विशेष स्थान मतलब है। ये एक अनवर्ती नदी, ना कि पूर्ववर्ती नदी, याद रखिए, अनवर्ती मतलब बाद में, अनवर्ती नदी है। बेसिन इसका अपवा बेसिन है, ठीक है, इसमें बेसिन अपवा बेसिन इसका बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है। इसमें छत्तीसगढ़ आते हैं, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, मतलब इसके बेसिन में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य है, उड़ीसा राज्य, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है बच्चे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो छठवीं बात इसकी बात करूँगा, तो छठवीं में आएगा इसका जो राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें 5 हैं, इसी से जो है नेशनल वाटर वे जो जाता है वो नेशनल वाटरवे 5 जाता है, नेशनल वाटरवे 5 जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है, नेशनल वाटरवे 5 जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है ये यहाँ से उद्गम हुआ, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, सिंगवा की पहाड़ी से, ठीक है, सिंगवा की पहाड़ी से उद्गम होता है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो शिवनाथ, पहली बात यहाँ पे सबसे पहली नदी जो यहाँ पे आती है शिवनाथ आती है, फिर हंसदेव, फिर मंड, ठीक है, इसी के बीच में चौंका जाती है। फिर यहाँ पे इब आ जाता है, इब के पास ही हीराकुंड डैम है, ठीक है, इब नदी आती है, इसी के पास जो है हीराकुंड डैम बन जाता है। फिर ओंग तेल नदियाँ आती हैं, फिर यहाँ पे परादीप जो है परादीप वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह है, पोर्ट है, वहीं पे जो है गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, पीओ, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है रास्ता कौन सा बना है, इसमें कौन सा वाटरवे, NW5, ठीक है, नेशनल वाटरवे 5, इसमें याद रखिए। ये आपको जो है स्ट्रक्चर ऐसे करके दिमाग में रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोदावरी नदी की, बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी की बात करेंगे, इसका जो उद्गमन होता है, मतलब उद्गम ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण नदी है त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट, नासिक, महाराष्ट्र। तो जब 4 बार पूछता है कि 4 महाकुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं, जब पूछा जाता है बच्चे, एक बार दिमाग रखिए, 4 महाकुंभ, जब 4 महाकुंभ की बात होती है, महाकुंभ, अब यहाँ पे दिमाग में आ गया, नासिक उज्जैन का नाम आता नहीं है, 4 महाकुंभ की जब बात होती है तो 4 महाकुंभ कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन से महाकुंभ होते हैं, ठीक है, इस बात को दिमाग में। तो पहला महाकुंभ जैसे लगता है ये अपने प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज, ठीक। दूसरा कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक, उज्जैन में लगता है। और चौथा कहाँ लगता है बच्चे, चौथा लगता है कहाँ, नासिक में। तो सबसे बड़ी बात होती है, कई बार हम लोग जानते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कि प्रयागराज हरिद्वार में 2 नदियों में सेम ही नदी पर, सेम नदी के किनारे कुंभ लगता है, गंगा, ठीक। उज्जैन में क्षिप्रा नदी याद रखिएगा, और नासिक गोदावरी नदी। ये प्रश्न ऐसे बन जाता है बच्चे, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं सोचा कि बच्चों को जो है थोड़ा सा चीज़ें बताना। 12 साल में कुंभ लगता है, याद रखिए, कुंभ 12 साल, ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, 12 साल में कुंभ लगता है। अर्धकुंभ, अभी प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा, अर्धकुंभ की जब बात आती है प्रयागराज का नाम आता है, तो 6 साल में अर्धकुंभ, ठीक है, 6 साल में, ये आप दिमाग में इसको रख लीजिएगा, ठीक है, 6 साल में अर्धकुंभ, 6 साल अर्धकुंभ, ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है, हाँ, गोदावरी नदी की बात बता रहा था। तो यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 1465 किलोमीटर बहते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है ना। इसकी बाईं ओर जो नदियाँ मिलती है, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, वैधा, पेनगंगा, इंद्रावती, दूधना, सबरी, ठीक है। दाईं ओर मंजरा, प्रवरा, ये नदियाँ इसमें जो है मिल जाती हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिस कारण से दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। शहर इसमें त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नागपुर, निजामाबाद, भद्राचरण, ये सिटीज इसके किनारे बसे हुए मुख्यतः शहरों के नाम बताए गए यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, वैधगंगा, इंद्रावती, दूधना, सबरी, मंजरा, प्रवरा, ठीक है ना। मालप्रभा, घाट प्रभा भी नाम आता है, मालप्रभा, घाट प्रभा, मंजरा लिखा है यहाँ पे, तो मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा और घाट प्रभा, घाट प्रभा, ये भी नदियां हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना है आपको बच्चे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे, ठीक है ना। मैं बात बता रहा था गोदावरी, और जो है मैं आपको मुहाना इसका बता दिया, अंतत बता दी, इसमें सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, आगे बताता हूँ कुछ और अन्य चीज़, अन्य फैक्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। इसकी परियोजनाएँ कौन कौन सी हैं, इसमें निज़ाम सागर परियोजना है, श्री राम सागर परियोजना है, जैकवाड़ी परियोजना है, और यहाँ पे जो बच्चे मिल जाती है हमको पोलवरम परियोजना है, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगर निजाम सागर परियोजना तो मंजरा नदी पर है, तेलंगाना, मंजरा नदी। श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना नदी पर है, ये भी तेलंगाना पर है। जैकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र नदी पर है, और पोलवरम परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में। इसका जो विस्तार मैं बताऊंगा गोदावरी नदी का, तो याद रखिएगा बच्चे, विस्तार इसका क्या है, मध्य महाराष्ट्र से निकलती है, इसके बाद ये कहाँ पहुँचती है बच्चे, छत्तीसगढ़ पहुँचती है, छत्तीसगढ़ से ये कहाँ जाती है, तेलंगाना जाती है, ठीक है ना, तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से भी आंध्र प्रदेश जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है, और यहाँ पे जो गिर जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पे वैसे नाम भी आया है, तेलंगाना का नाम आया है बच्चे, तेलंगाना, ठीक है ना। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का भी नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिए, ये ऐसे करके 4 राज्यों में मुख्यतः यह प्रवाहित होती है। इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मत विवाद था, ठीक। जो 1956 के अंतराल में जल विवाद सुलझा दिया गया। जो जल विवाद समझौता था 1956 में, इसको उसके तहत सुलझा दिया गया, इस बात को दिमाग 1956 में, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती गई है। अपवाद द्रोणी की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे अगर इसके, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। लेकिन मुख्यतः 4 याद रखेगा, 5वां 6वां भी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कुछ भाग देखने को मिलता है, जो कि विवाद में था। बाद में 1956 में इसको सुलझा दिया गया, सल्टा दिया गया था, याद रखिएगा। क्यों सल्टा दिया गया था, क्योंकि 1956 में जो जल विवाद प्राधिकरण के तहत इसको सुलटा दिया गया था, मतलब सब, ठीक है ना। वाटर रेस्क्यू अथॉरिटी इन 1956, इस बात को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये त्र्यंबकेश्वर नासिक है, यहाँ से निकलती है प्रवरा नदी, पूर्णा नदी और मूला नदी, ठीक है। मंजरा जो कि निजाम शहर हैदराबाद से निकलती है, निजामों के लिए फेमस है हैदराबाद शहर। वारधा, पेनगंगा और वैरी गंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। वारधा जो अजंता की पहाड़ी से, पेनगंगा जो है सतपुड़ा रेंज से, और वैनगंगा जो है विंध्याचल रेंज से। ये तीनों अलग अलग तरह से निकलती हैं और यहाँ पे मिलकर प्राणहिता नदी बन जाती है। इंद्रावती नदी, ठीक है ना, सबरी नदी, यहाँ पे राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री स्थान है, वहाँ पे चापाकार डेल्टा का निर्माण कर देती है, याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ पर ये गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पर है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर ये जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, याद रख तेलंगाना, यहाँ पे जहाँ पे नदी प्राणहिता नदी यहाँ पे मिलती है, वहीं पे कालेश्वरम बांध है। कालेश्वरम बांध कहाँ पे, तेलंगाना में है, जो कि किस नदी पर है, याद रखिएगा कि गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम बांध गोदावरी नदी पर, तेलंगाना पर है, जहाँ पर प्राणहिता नदी मिलती है। प्राणहिता नदी किन 3 नदियों के संगम से बनती है, वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पूर्णा अलग नदी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी के बारे में जब डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चे, तो कृष्णा नदी पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, 1 मिनट। तो कृष्णा नदी पर इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जो कि महाराष्ट्र में ही है, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से, ठीक है। इसका मुहाना की बात करते हैं, इसकी मुहाना 1401 किलोमीटर, मतलब तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये प्रवाहित होते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी में आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। याद रखिएगा कि गंगा और कृष्णा और गोदावरी नदियों के मिलने से एक महत्वपूर्ण बेसिन का निर्माण होता है, जिसे केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, केजी बेसिन, केजी बेसिन, जो कि मध्य प्रदेश में है, और सॉरी आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन,
जब केजी की बात आ जाती है तो केजी में 2003 में रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स की जो नेचुरल गैस रिसोर्स है उसकी खोज करी थी यहाँ पे, ठीक है। इस बात को दिमाग में, ये भी एक फैक्ट है, 2003 में रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्स की खोज करी थी। केजी बेसिन बनाती कौन कौन सी, ये कृष्णा और कावेरी दो नदियाँ मिलकर, ठीक है ना। जब गोदावरी नदी, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता था, गोदावरी नदी, जब गोदावरी नदी का अंत होता है तो इसमें दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक। गौतमी वशिष्ठ, गौतमी और वशिष्ठ, गौतमी और वशिष्ठ दो नदियों में बढ़ जाती है, याद रखिएगा। वशिष्ठ इसमें नहीं था पॉइंट, तो मैं बता देता हूँ। गौतमी और वशिष्ठ दो नदियों में ये बढ़ जाती है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहाँ से ऐसे गोदावरी नदी आती है और अंत में जब गिरती है बे ऑफ बंगाल में तो गौतमी और वशिष्ठ दो भागों में बढ़ जाती है, दो मुहानों में बढ़ जाती है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके बताऊँगा चीज़ें। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था। ये मंगलौर है, बंगलौर यहाँ पे देखिए, ये रीजन ये कहलाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। यहाँ पे विजयवाड़ा के पास ये जो है गिर जाती है, हैदराबाद विजयवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए इसका मुहाना 1400 किलोमीटर प्रवाहित होते डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी में आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। सहायक नदियाँ इसमें कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर, ये नदियाँ प्रमुखतः बाईं ओर से। घाट प्रभाव वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, बहुत नाम तुंगभद्रा पूछा जाता है। कोयना, कोई नहीं है हमारे पास, इतना कोई पूछता है तुम्हारे पास कोई, भीमा आई पूछी, भीमा एक औरत है पूछती है, कोई है तुम्हारे पास, कोई नहीं है हमारे पास, ऐसे करके थोड़ा ट्रिक कुछ अपने आप से आप बनाइए बच्चे, आप बनाएंगे आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। मैं तो अपनी ट्रिक अपने तरीके से जो है याद कर लेता हूँ, लेकिन आप अपनी तरीके से याद करिए, आपको ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहेगी। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो सहायक नदियाँ बाईं और दाईं ओर से कौन कौन सी हैं, कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर, ये बाईं ओर से आती है। दाईं ओर से घाट प्रभाव, वर्णा, पंचगंगा और तुंगभद्रा, ये नदियाँ आती हैं कहाँ से, दाईं ओर से, राइट साइड से, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, ये आप मैप में देख सकते हैं, इसको थोड़ा डीप में बताया गया है। अन्य तथ्य कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं, अन्य तथ्य कौन सी है। अन्य तथ्य में इसकी परियोजनाएं आती हैं। इसमें अलमाटी, माटी कौन खाता है, याद रखिए, माटी कृष्ण भगवान खाते थे, तो कृष्णा नदी से याद करिएगा कि अलमाटी कृष्णा नदी पर बना हुआ डैम है, ठीक है ना। परियोजना है, कृष्णा नदी पर बनी हुई परियोजना है। कर्नाटक, 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 तो यहाँ पे याद कर लीजिए। इसमें ऐसा शब्द आता है कि अगर कोई कहता नहीं है कि कोई बकवास कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा, नाटक कर रहा है, तो कर्नाटक गुस्सा वाला एक शब्द आता है, भड़कायल वाला शब्द आता है, कर्नाटक, कर्नाटक। ऐसा इसका संधि विच्छेद करा जाए तो कर नाटक, अभी बताते हैं तुमको हम, कर्नाटक। तो शब्द में बड़ा फनी शब्द घुसा हुआ है इसमें, तो याद रखिए इस बात को। तो मैं आपको बता रहा था सारी चीज़ें, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चे। अलमाटी बांध बता दिया, आंध्र प्रदेश में इसमें श्रीशैलम, नागार्जुन, तुंगभद्रा, ये भी परियोजनाएं हैं, याद रखिए आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में शिवर अलमाटी है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध और तुंगभद्रा, ये सारी परियोजनाएं यहाँ पे मिलती हैं आंध्र प्रदेश में। नदी बेसिन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब ये पैरेलल गोदावरी नदी के पैरेलल बहती है। इसमें भी विवाद हुआ था जो कि 1957 में क्या कर दिया, सुलटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे केजिन बेसिन दिखाया गया है बच्चे, ये देखो केजी बेसिन लिखा हुआ है। श्रिंकिंग रिसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, श्रिंकिंग रिसिड बोलते हैं। द कृष्णा गोदावरी बेसिन कवर एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द 25 ऑन द शोर एंड 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक। गिनने से पहले जो है लगभग इतना एरिया कवर करते थे, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं, कृष्णा कावेरी नदी में D6 ब्लॉक में भारत सबसे बड़ा गैस रिजर्व स्थित है, जिसकी खोज, हाँ ये देखो, रिलायंस ग्रुप ने 2003 में की थी। यही बात मैं आपको बता रहा था बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे तो बच्चे हाईलाइट करते हैं। कृष्णा और कावेरी बेसिन में, मतलब कृष्णा कावेरी बेसिन क्या है, D6 है, ठीक है ना। कृष्णा कावेरी बेसिन, ये D6 केजी बेसिन हो गया। यहीं पर D6 ब्लॉक की खोज किसने की थी, रिलायंस ग्रुप ने 2003 में की थी, जिस पर भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, मतलब सबसे बड़ा गैस, भारत का सबसे बड़ा गैस रिजर्व स्थित है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा गैस रिजर्व है D6 ब्लॉक में, ठीक, 2003 में खोजा था, याद रखिएगा। इस बात को दिमाग में आपको रखना, कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी नदी की बेसिन में। इस बेसिन क्या कहते हैं, केजी बेसिन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं महाबलेश्वर से निकलती है यहाँ पे कोयना, कोई नहीं है हमारे पास, कृष्णा के पास कोई, कृष्णा के पास नहीं है। फिर
ऐसे करके भीमा बोलती कोई नहीं है कृष्णा के पास, तो ऐसे करके यहाँ पे तो टिक करके याद कर लीजिए। घाट प्रभा, माल प्रभा, वारणा, पंचगंगा, तुंग, भद्रा, तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दो नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बन जाती हैं, याद रखिएगा। तुंगभद्रा एक नदी नहीं, तुंग और भद्रा दो नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बनती हैं, याद रखिए, इस बात को दिमाग में रखना, तुंग और भद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा बनती हैं। मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ जो किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। मुन्नेर, ये तो केजी बेसिन यहाँ पे बनाओ, केजी बेसिन, गोदावरी ब्लॉक में D6 में 2003 में खोजा गया था। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा क्या खोजा था, गैस रिजर्व खोजा था, ठीक है ना, नेचुरल गैस रिजर्व की खोज करी थी। भारत के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की 2003 में रिलायंस इंडस्ट्री ने खोज करी थी। तो कहीं ना कहीं इनका देखो खोज ही इनको बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इनको सोर्स प्रदान करता है, और यहीं से लोग जो है इतनी सारी इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं, इतना सारा इनको रिसोर्स मिल जाता है, इतना सारा इनको पास पैसा कहाँ से आता है, यही सब नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करके ये लोग जो है अपना प्रॉफिट करते हैं, अपने प्रॉफिट को पूर्ति करते हैं, अपने प्रॉफिट को अच्छी तरीके से पूर्ति करते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी की बात करते हैं। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा मुझे बच्चे मैं जो है कावेरी नदी और जो है कुछ और चीज़ें बची हुई हैं, मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा अचानक से काम आ गया है, तो मुझे आज क्लास यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों को सबको शेयर करिएगा, और अपना फीडबैक बच्चे ज़रूर दीजिएगा। अपना फीडबैक हमारे लिए, जो आपका फीडबैक रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर देते हैं, अपना जो अच्छा से अच्छा चीज़ देने का प्रयास करते हैं। हम आपसे आशा यही करते हैं कि आप हमारी क्लास है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करिए, बताइए हमें कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, हम आपको उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन क्लास या मान लीजिए ऑनलाइन अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, बहुत जल्द आने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज हम लोग क्लास को रोकेंगे, कल की क्लास में फिर से हम लोग जो है आएंगे, और जो है यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है तकरीबन 20 स्लाइड्स और बची हैं, इनको ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है अगली क्लास में जो है कुछ मौसम जो है भारत के मौसम के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से मानसून से भारत में वर्षा होती है, मानसून का महत्व क्या है, और अल नीनो ला नीनो क्या होता है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे, अल नीनो ला नीनो क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम पढ़ा रहे थे आपको, जो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उसमें हम लोग जो एक क्लास कर चुके थे। दूसरी क्लास हम लोग डिस्कस बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं, जो कि हम लोग व्हाइट बोर्ड में करेंगे। आपको वैसे जो पिक्चर नहीं आती व्हाइट बोर्ड में, वैसे करके हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो करके करेंगे क्लास को, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, और ऐसा सपोर्ट करिए। हम बच्चों आपसे यही है कि आप बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अब अगर आप चैनल को देख रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जरूर शेयर करा करिए, ठीक है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।